आज हमारा जो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर से। बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा है तो फ्लूइड की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स लगती है, जो उसकी मोशन को अपोज करती है, रोकती है, उसे आप लोग क्या नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स का। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है एक वाटर ड्रॉप जो कि स्फेरिकल इन द नेचर है और बेटा उसका जो रेडियस है वो है r। वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अब आपको पता है उसका जो वेट होगा, ग्रेविटी की फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है, वेट है डाउनवर्ड और जो ड्रॉप है वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अब बेटा जैसे जैसे बॉडी यानी कि जो ड्रॉपलेट है वो नीचे फॉल करेगा, उसके ऊपर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू वो बढ़ रही है, क्योंकि नीचे आते हुए किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली क्या होगी? इंक्रीज होती है। अब बेटा वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये लास्ट टाइम आप लोगों ने स्टोक्स लॉ के अंदर देखा था। अब बेटा अगर आप लोग टोटल फोर्स निकालें इस बॉडी के ऊपर जो कि डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो आप लोग कहेंगे कि वेट माइनस ड्रैग फोर्स, यानी ये टोटल फोर्स के इक्वल आ जाएगी। वेट से ही क्यों माइनस हम लोगों ने किया कि इनिशियली वेट ज्यादा और ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम है, तो आप लोग हमेशा ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को माइनस करते हैं। अच्छा जी, अब बेटा जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स बढ़ रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है उसकी वैल्यू वेट के इक्वल हो जाएगी। इनिशियली ड्रैग फोर्स कम थी, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी जितना उसका वेट है। तो अब बेटा आप लोग कहते हैं कि इस टाइम पे जब उसका वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बेटा उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसे आप लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया। चूंकि टोटल फोर्स जब उनके ऊपर जो ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हैं, तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आप लोग कहेंगे इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। और यहां से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर ले। लास्ट टाइम जो ड्रैग फोर्स का आपके पास फॉर्मूला आया था उसे आप लोग क्या नाम दे रहे हैं? 6 पाई ईटा आरवी। अब बेटा हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे फॉल कर रहा है इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू वो बढ़ रही है। अब बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बॉडी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब ये बॉडी अपनी मैक्सिमम स्पीड जो वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो उसे आप लोग नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, एक दफे इसे स्टेट कर लेते हैं। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling vertically downward when the weight of the object is equals to the drag force is called the terminal velocity। शुरू में स्पीड बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगी और आपके पास उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसे आप लोग क्या नाम दे रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी का। और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को आप लोगों ने vt से डिनोट किया है। यहां से बेटा आप लोग टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो फॉर्मूला देख सकते हैं। इट इज इक्वल्स टू mg ओवर 6 पाई ईटा r। इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। अब बेटा आप लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे मास की वैल्यू आप लोग बढ़ाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी, बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एक ड्रॉप के लिए जो रेडियस है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और ईटा यानी कि विस्कोसिटी एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास m को चेंज करने से, m को बढ़ाने से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है मास। उसके लिए बेटा सिंपल जो फॉर्मूला हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, रो इक्वल्स टू m ओवर v। यहाँ से जो वॉल्यूम है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास बेटा मास के लिए जो इक्वेशन आ जाएगी इट इज इक्वल्स टू रो क्रॉस v। अब बेटा चूंकि आप लोगों ने ये जो ड्रॉपलेट लिया वो इन द स्फेरिकल शेप है, तो बेटा स्फेयर के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास वो है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आप लोगों ने इस मास की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है, बाकी सारे फैक्टर्स वैसे ही हैं। अब बेटा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके पास 2 to the 4 2 3 और 3 3 the 9। सिंप्लीफिकेशन के बाद बेटा जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है वो आपके पास क्या है?
2/9 रो आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर जी ओवर ईटा। अब बेटा यहां से आप लोग देख सकते हैं रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है और ईटा भी कांस्टेंट है। तो आप लोग कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जितना स्फीयर का रेडियस ज्यादा होगा बेटा उतनी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां तक था बेटा जो है वो, यहां से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा पहले इसकी स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। बेटा जो आप लोगों ने एंड पे प्रूव करना है या जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म से आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है, उसके वर्डिंग क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, यानी आपने कोई भी पाइप लेना है, उसके एरिया को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज अ कांस्टेंट। यानी दो चीजों का आपने मल्टीप्लाई करना है, एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर और उसका आप लोगों ने लेना है एरिया, और फ्लूइड की स्पीड उस एरिया के अंदर जो है वो कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए आपके पास है ये डायग्राम। अब बेटा इस डायग्राम के अंदर एक आपको पाइप दिखाया गया, इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया को आप लोगों ने डिनोट किया हुआ A1 से, यहां पे किया हुआ है A2 से। अब बेटा इसके अंदर जो है वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो लोअर एंड है यानी कि ये वाला पॉइंट है, यहां पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसे V1 से डिनोट किया गया, एरिया को E1 से डिनोट किया गया, फ्लूइड फ्लो करता हुआ दूसरे एंड पे यानी अपर एंड पे आ गया और वहां पे इसकी जो स्पीड है वो आपके पास बेटा V2 है, और इसके अक्रॉस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A2। अब बेटा लेट्स सपोज आप लोग कहते हैं कि ये वाला जो एरिया जिसे आप लोगों ने शेडेड किया हुआ है उसे आपने डिनोट किया डेल्टा X1 से, और यही फ्लूइड फ्लो करता हुआ दूसरे एंड पे जा रहा है और उसे आप लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा X2 से। अब बेटा आप लोगों ने जो इसके अंदर लिक्विड लिया हुआ वो है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की तीन प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। पहले नंबर पे इनकंप्रेसिबल है, यानी कि उसे आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, और आप लोग कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर। और दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आपके पास है नॉन विस्कस, यानी कि इसकी लेयर्स के दरमियान कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट्स नहीं है। अब बेटा आप लोगों ने दो काम करने हैं, हमने कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर यानी कि लोअर एंड पे मैस, और इस पॉइंट पे यानी कि अपर एंड पे मैस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना मैस इन दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो बेटा सबसे पहले मैस एट द लोअर एंड, मैस को बेटा यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया है डेल्टा M1 से। मैस का डेंसिटी का चूंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो बेटा मैस को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो चूंकि आप लोग लोअर एंड की बात कर रहे हैं, हमने इन्हें 1 2 पॉइंट्स का नाम दे दिया। लोअर पॉइंट के लिए आपने 1 का नाम दिया और अपर के लिए आपने 2 का नाम दिया। तो बेटा लोअर पॉइंट के लिए मैस का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, रो इंटू वी, यानी कि डेल्टा M1 इक्वल्स टू रो 1 इंटू V1। अब बेटा आपको पता है दो चीजें हैं, एक है वॉल्यूम और एक है एरिया। अगर आप लोग दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बनता है, तीन साइड्स को यानी कि 3D के अंदर 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा। इसका मतलब है वॉल्यूम के लिए आप लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। दो को मिलाएंगे यानी कि दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया बनेगा, और एक साइड आपके पास जब मल्टीप्लाई होगी एरिया के साथ तो वो वॉल्यूम बनाएगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा A1 इंटू डेल्टा X1। अब बेटा सिंपल जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है S इक्वल्स टू VT,
यहाँ पे s को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा x1 से लोअर पॉइंट पे और अपर पॉइंट पे जो है वो डेल्टा x2 से किया है। तो बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग s इक्वल्स टू vt से आप पुट कर सकते हैं v1 इंटू टी। तो बेटा डेल्टा m1 को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जिस तरह लोअर एंड पे मैथ कैलकुलेट किया इसी तरीके से अपर एंड के ऊपर भी जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिमिलरली इसी इक्वेशन को आप लोग 2 के लिए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा जितना मैथ यहाँ पे यानी कि लोअर एंड पे फ्लो कर रहा है उतना ही मैथ बेटा अपर एंड पे फ्लो करेगा। मैथ बेटा कभी भी चेंज नहीं होता, मैथ ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक ग्लास के अंदर वाटर लेते हैं, वाटर है लिक्विड फॉर्म के अंदर। अब लेट्स सपोज उसका मैस है 5 kg, लेट्स सपोज। अब जब उसे फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने के बाद उसका मैस 5 kg ही रहेगा। सॉलिड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन दोनों स्टेट्स के अंदर जो मैस की वैल्यू होगी वो बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप लोग कहते हैं जितना मैस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है उतना ही बेटा मैस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो करेगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि मैस चेंज नहीं होता, तो हर पॉइंट पे यानी दोनों एंड्स के ऊपर जो मैस की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को आप लोगों ने इक्वेट करना है, जो भी इनकी वैल्यूज है यहाँ पे पुट करें, सेम वाली वैल्यूज बेटा क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि टी जो है वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम है, तो उनकी वैल्यू आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दी। अब बेटा आप लोग कह रहे हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसकी डेंसिटी नहीं चेंज होगी, जो डेंसिटी यहाँ पे वही डेंसिटी इधर है, चूंकि लिक्विड एक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रो 1 है वो रो 2 के इक्वल होगी। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को भी कैंसिल आउट करके यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई आपके पास, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। अब बेटा जो आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड अलोंग द पाइप एंड एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अगर मैं इनके यूनिट्स पुट करूं, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर मैं सेकंड को नीचे ले जाऊं तो ऊपर आपके पास टोटल जो पावर बनेगी वो है m की पावर 3। अब बेटा मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, तो आपने इधर क्या लिख दिया, वॉल्यूम। और बेटा सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो साथ क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम के अंदर कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितने जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर। तो बेटा इस टर्म को आप लोग नाम देते हैं फ्लो रेट का। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है a इंटू वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, फ्लो रेट के। तो बेटा यहां तक जो है वो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि v बाय टी का क्या मतलब है, इसके यूनिट क्या है, या ए वी का जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट क्या है, ठीक है। तो बेटा आगे आपके पास है न्यूमेरिकल 6.1 और 6.2 आज हम लोग करेंगे। बेटा पहले न्यूमेरिकल के अंदर एक फ्लूइड की जो है वो डेंसिटी आपको गिवन है और उसकी विस्कोसिटी गिवन है, और वो आपको बता रहा है कि वो इतनी यानी 3 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से या टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है। आपने बताना है बेटा इसके स्फीयर का रेडियस क्या है। तो बेटा अभी लास्ट टॉपिक के अंदर आप लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, और वो आपके पास क्या है, 2 rho g r square over 9 eta। अब बेटा आपने चूंकि r की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहां से r का जो फैक्टर है वो सेपरेट कर लें। ये 9 eta उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 2 rho g इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग इन सारी वैल्यूज को पुट करें, vt यानी टर्मिनल वेलोसिटी भी गिवन है, eta भी गिवन है, rho भी गिवन है, और g कांस्टेंट आपको पता है। अब बेटा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद एट द एंड आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे और आपके पास आंसर आएगा 1.56 into 10⁻⁻6 मीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 6.2 पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा आपको एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर गिवन है। वो कह रहा है कि इस डायमीटर के क्रॉस जो उसकी फ्लूइड की स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकंड।
अब ये सेंटीमीटर में आपको दिया है डायमीटर, इसे सबसे पहले आप लोग ऐसे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 100। अब बेटा कहता है कि एक और दूसरा डायमीटर है, वहां पे जो स्पीड है फ्लूइड की वो है 21 मीटर पर सेकंड। आपने बताना है कि जहां पे स्पीड 21 मीटर पर सेकंड है उसका डायमीटर कितना है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं यहाँ पे a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। अब v1 और v2 की वैल्यूज तो बेटा हमारे पास गिवन है, लेकिन एरिया गिवन नहीं है। तो सिलेंडर का या सर्कल का जो एरिया होता है उसकी वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। 1 है तो 1 पुट कर दिया, इधर 2 है तो 2 पुट कर दिया। अगेन आपको रेडियस की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन आपको पता है डायमीटर का हाफ करें तो रेडियस मिलता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा r1 की जगह पे d1/2, r2 की जगह पे d2/2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, d1 का स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और d2 का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे बेटा d4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो उसे सेपरेट कर लें, v2 उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा और एट द एंड आपके पास बेटा जो आंसर है वो 0.21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेटा आज के लिए आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी और लॉन्ग क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और साथ हमने दो न्यूमेरिकल्स किए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।